Hello students, next topic is beta decay. Beta decay is a spontaneous process in which unstable nucleus decays to another nucleus with same mass number with the emission of electron with a varying amount of energy. Please note that जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बीटा डीके में, दीज आर ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी. बीटा इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट नहीं होती लाइक इन केस ऑफ अल्फा डीके. तो बीटा डीके क्या है? बीटा डीके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस किस में डीके होता है, अनदर न्यूक्लियस में, हैविंग सेम मास नंबर बट चेंज्ड एटॉमिक नंबर. जैसे कि देखें कि सपोज कोई एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है हैविंग ए मास नंबर एंड जेड एटॉमिक नंबर, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करके डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है हैविंग सेम मास नंबर बट इंक्रीज्ड एटॉमिक नंबर विद 1 यूनिट, कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज़ द बीटा डीके प्रोसेस. कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, यहाँ एक अनदर पार्टिकल भी एमिट होता है जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस. तो अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें कि थोरियम 234 हैविंग एटॉमिक नंबर 90 emit electron and get converted into protactinium having same mass number but increased atomic number, मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए. बीटा डीके प्रोसेस क्यों होता है? जैसा कि हमने अल्फ़ा के केस में देखा था कि जो हैवी न्यूक्लियाई थे वो सब अनस्टेबल थे इंक्रीज्ड कूलम रिपल्शन की वजह से. तो खुद क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करते हैं और उसमें, जिससे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिड्यूस हो जाते हैं. इसी तरह जब हमने एनजेड ग्राफ स्टडी किया था तब हमने ये देखा था कि स्टेबल न्यूक्लियस के लिए एक पर्टिकुलर बैलेंस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए. बट अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सेस में हो तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस में हो ऑब्वियसली उस केस पे भी न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है. तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक ये भी प्रोसेस है बीटा डीके प्रोसेस कि जिसमें न्यूक्लियाई किस तरह से स्टेबल होता है, डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं. तो सपोज़ अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जैसे सपोज़ हमने यही एग्जांपल कंसीडर किया है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि जब बीटा डीके होगा, अगर हम ये एलिमेंट देखें अनस्टेबल एलिमेंट, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सेस में है. तो एक पर्टिकुलर रेशो होनी चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में, ताकि न्यूक्लियस क्या हो सके, स्टेबल हो सके. तो क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए क्या करता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है. इसके साथ अनदर प्रोसेसेस भी होते हैं जिसके बारे में अब अभी आगे डिस्कस करेंगे आफ्टर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस. तो बीटा डीके प्रोसेस क्यों होता है, ताकि न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर रेशो में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हो सकें, ताकि न्यूक्लियस क्या हो, स्टेबल हो सके, स्टेबल न्यूक्लियस हो. सो जिस तरह से हमने अल्फ़ा डीके के केस में हमने उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम स्टडी किया था, इसी तरह अगर बीटा डीके के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं इनके लिए भी एनर्जी स्पेक्ट्रम स्टडी किया जाए, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो बीटा के केस में था वो कुछ किस तरह से आ रहा था, वो
कुछ इस तरह से था कि हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे एनर्जी ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल्स एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इसके लिए एनर्जी स्पेक्ट्रम देखें तो बीटा के केस में, बीटा डीके के केस में ये एनर्जी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आता है। देखिए, जब पेरेंट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा तो हमने देखा था कि यहाँ प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि मास डिफेक्ट कितना है, मीन्स रेस्ट मास एनर्जी में डिफरेंस कितना है। तो जितनी भी ये क्यू वैल्यू थी, ये क्यू वैल्यू क्या था, मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर, और ये जो क्यू वैल्यू थी दिस इज अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स, की जो प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की तरह ये अपीयर होता है। तो इट मीन्स कि अगर ये मास डिफेक्ट यहाँ क्यू वैल्यू है, रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस अगर ये क्यू वैल्यू है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्टिकल कंसीडर नहीं कर रहे तब उस केस में जो क्यू वैल्यू होगी, ये क्यू वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल। तो इसके अकॉर्डिंग एमिटेड, अगर हम इस क्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करें तो जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी आनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू थ्योरी, कि अगर हम मैथमेटिकल ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करें तो उसके अकॉर्डिंग जो बीटा पार्टिकल, एमिटेड बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी वो ये एक्सपेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि देखिए जो डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई बहुत ही मैसिव है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट है, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये कौन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन के पास जाती है एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ से देखें कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करें तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या एक्सपेक्टेड थी कि उनकी एनर्जी इतनी आनी चाहिए, जिसको इसे क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं। दिस इज एंड पॉइंट एनर्जी, अभी डिस्कस करेंगे आगे। और ये क्या है, दिस इज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, और यही एक्सपेक्टेड भी था अकॉर्डिंग टू थ्योरी कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं बीटा डीके प्रोसेस के टाइम पर उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, ये इतनी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए थी। बट जब एनर्जी स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आ रही थी, रादर उसकी वैल्यू एक मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही थी, और बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसके इक्वल थी। तो अगर हम ये एनर्जी स्पेक्ट्रम को स्टडी करें तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ अप्रोक्सीमेटली जितने पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी क्या थी, यहाँ पीक देखें तो इसके इक्वल थी। तो सपोज़ अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हम इस ग्राफ पे कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज़ ये इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, क्लियर, इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी टी मैक्सिमम एंड पॉइंट एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, एमिटेड जो एक्सपेरिमेंटली एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, और ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज़ द एनर्जी विच शुड बी, कि जो थ्योरेटिकली ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए थी। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि ये जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ गई। सो इस एनर्जी को मिसिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी के साथ एमिट हो रहे हैं तो ये रेस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ है। तो ये किसको वायोलेट कर रहा है, दिस वायोलेट्स कंजर्वेशन ऑफ लॉ को। ये क्या कर रहा है, बीटा डीके प्रोसेस इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, ये वायोलेट कर रहा है, क्लियर।
इसी के साथ अगर हम आगे नेक्स्ट देखें, किसी भी प्रोसेस के लिए उस कंजर्वेशन लॉ तो सेटिस्फाई होने कंपलसरी है। जैसे कि हमने पहले भी किया था, तो हमने अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी इसी तरीके से निकाली थी कि ये टू बॉडी प्रॉब्लम है कि कुछ जो एनर्जी है वो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस के पास चली जाती है और कुछ एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल के पास। अगर ये सिमिलरली कि हम उसे अल्फ़ा की तरह ही कंसीडर करें कि ये भी टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी। बट बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी एनर्जी इससे कम थी और बहुत कम कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था जिसकी एनर्जी एक्सपेक्टेड के इक्वल थी। तो अब यहाँ क्वेश्चन अराइज था कि ये मिसिंग एनर्जी कहाँ गई। तो इससे तो ये कंफर्म हो रहा था कि मे बी जो बीटा डी के प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो यूनिवर्सल लॉ है इसको वायलेट कर रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लॉ भी देखें, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि सपोज ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए कि जो रिकॉइल्ड न्यूक्लियस है वाई डॉटर न्यूक्लियस और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए जो डॉटर न्यूक्लियस है और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट मूव होने चाहिए, ताकि कंजर्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये क्या हो सके, ये सेटिस्फाई हो सके। बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया इसकी डायरेक्शंस, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को, तो बहुत लगभग ऐसे ही केस ऑब्जर्व हो रहे थे जिसमें जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, सपोज कि जो डॉटर न्यूक्लियस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डॉटर न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, और ये क्या थे, इक्वल और अपोजिट मोमेंटम के नहीं थे। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी वायलेट कर रहा था, कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिटेक्ट हुए थे जिनका मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट डॉटर न्यूक्लियस के नहीं था। इट मीन्स कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वायलेट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी वायलेट कर रहा है ये प्रोसेस। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए स्पिन कंजर्व होनी चाहिए। तो अगर हम ये प्रोसेस देखें, हमने क्या देखा इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ इस प्रोसेस को देखें कि न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहा है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, फर्मियोन्स हैं, और फर्मियोन्स के लिए स्पिन कितनी होती है, हाफ। तो इट मीन्स इसकी स्पिन भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ स्पिन देखें तो इस केस में स्पिन भी कंजर्व नहीं हो रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पिन है वो हाफ है। बट अगर हम राइट हैंड साइड की स्पिन देखें तो ये क्या होगी, मे बी 0 और 1। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, स्पिन भी कंजर्व नहीं है, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। तो ये माना जा रहा था कि जो एमिशन ऑफ बीटा इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल न्यूक्लियस से, मे बी ये ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, कंजर्वेशन यूनिवर्सल लॉ को वायलेट कर रहा है। उस समय के जो रिनाउंड साइंटिस्ट थे कि नील बोहर, जिन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा भी दिया था, तो उन्होंने भी ये कहा कि मे बी बीटा डी के ऐसा प्रोसेस है कि जो कंजर्वेशन लॉज को वायलेट करता हो। बट इन 1931 साइंटिस्ट थे वोल्फगैंग पोली, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से, मीन्स जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो ये टू बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ नॉट टू बॉडी प्रॉब्लम, रादर कि इसके साथ एक थर्ड पार्टिकल का भी एमिशन होता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये हाइपोथेसिस दिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है इसके साथ एक थर्ड पार्टिकल भी एमिट होता है। तो उन्होंने इस थर्ड पार्टिकल के अकॉर्डिंग इन कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करने, इनकी कंजर्वेशन लॉ की कि कैसे इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसके लिए हाइपोथेसिस दिया। आप यहाँ से देखें कि अगर हम
इस रिएक्शन में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखें तो चार्ज कंजर्व है जस्ट, बाकी बट अगर बाकी हम देखें कंजर्वेशन लॉ तो कोई भी कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो उन्होंने ये बोला कि मे बी ये जो थर्ड पार्टिकल इसके साथ एमिट हो रहा है ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है। तो अगर ये चार्जलेस पार्टिकल होगा तो अब भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई होगा। तो इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि जो ये मिसिंग एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है कि सपोज अगर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के एमिट हो रहे हैं तो ये जो मिसिंग एनर्जी थी ये मिसिंग एनर्जी किसके पास चली जाती है, इस थर्ड पार्टिकल के पास। तो इसके अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि अगर पार्टिकल्स क्या हैं, अगर ये टू बॉडी प्रॉब्लम होती तो डॉटर न्यूक्लियस का और एमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम था वो इक्वल एंड अपोजिट होता, बट लगभग जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो इक्वल और एंड अपोजिट डायरेक्शन में एमिट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो थर्ड पार्टिकल है दैट हेल्प्स टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम कि सपोज अगर डॉटर न्यूक्लियस इस तरफ मूव कर रहा है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में थर्ड पार्टिकल एमिट हो रहा है जिसके कारण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कि जिसके लिए क्या होना चाहिए, स्पिन कंजर्व होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक थर्ड पार्टिकल जो एमिट हो रहा है उसकी स्पिन भी क्या होगी, हाफ स्पिन होगी, जिसके कारण कंजर्वेशन ऑफ स्पिन मींस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम है, टू बॉडी प्रॉब्लम ना होके, तो अगर अब यहाँ इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ स्पिन लगाएं तो यहाँ न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन प्लस में थर्ड दैट पार्टिकल। तो इट मीन्स ये थर्ड पार्टिकल भी क्या है, फर्मियोन है। अगर यहाँ 1/2 दिस इज़ 1/2 दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/2, तो अगर अब यहाँ देखें दिस इज़ 0 एंड 1 और ये देखें तो इधर 1/2 और 3/2 आप इसकी क्या कह सकते हैं, जो हम नेट स्पिन निकालते हैं। तो अगर हम इसे फर्मियोन कंसिडर करें तो अब इस केस में कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड फर्दर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा था। तो पॉली साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो बीटा डीके प्रोसेस है दिस इज़ नॉट टू बॉडी प्रॉब्लम, कि इसमें जब अनस्टेबल न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में डिके हो रहा है विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ एक थर्ड पार्टिकल का भी एमिशन होता है। मींस इसमें क्या है, एक यहाँ डॉटर न्यूक्लियस, अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो क्या है, एक डॉटर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और एक थर्ड पार्टिकल का भी एमिशन हो रहा है, जिसके कारण सभी कंजर्वेशन लॉज सेटिस्फाई हो रहे हैं। और इसी हाइपोथेसिस को बेसिस पर इन 1934 एनरिको फर्मी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीटा डीके पर थ्योरी दी थी और इस थर्ड पार्टिकल को नाम दिया था। और ये थर्ड पार्टिकल का नाम क्या था, दिस इज़ न्यूट्रिनो, जिसका क्या मतलब है, दिस इज़ लिटिल वन। क्लियर। तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया, न्यूट्रिनो दिया, और इस न्यूट्रिनो के बेसिस पे बीटा डीके प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया और बीटा डीके थ्योरी दी, जिसने सक्सेसफुली बीटा डीके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और ये बताया कि ये बीटा डीके प्रोसेस क्या कर रहा है, कंजर्वेशन लॉज, यूनिवर्सल जो कंजर्वेशन लॉज हैं इन्हें वॉयलेट नहीं करता। तो उन्होंने बताया कि जब, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया था थोरियम का, थोरियम 90, जब थोरियम 90 हैविंग मास नंबर 234 प्रोटेक्टीनियम में कन्वर्ट होता है विद 234 91 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने साथ एक थर्ड पार्टिकल जो उन्होंने नाम थर्ड पार्टिकल का जिसे नाम दिया था वो एक न्यूट्रिनो है और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो है। इसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो या इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी बोलते हैं। और ये क्या है, दिस इज़ अ मैटर और ये इसका एंटी मैटर है, मीन्स ये इसका एंटी पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो का भी एमिशन होता है। तो इस बेसिस पर उन्होंने सभी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई किया और एक्सप्लेन किया कि जो बीटा डीके प्रोसेस है उस बीटा डीके प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के साथ एक अनदर पार्टिकल का भी एमिशन होता है। बट 1934 में जब ये थ्योरी दी गई थी उस समय न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हुए थे एक्सपेरिमेंटली। इसकी ये थ्योरी देने के आफ्टर 30 ईयर्स 30 साल के बाद 1960 के अप्रोक्सीमेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरेटिकली न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया था।
क्लियर। और वो कैसे किया था ये अभी आगे देखेंगे इन्वर्स बीटा डीके प्रोसेसेस में, कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्ट कैसे हुए थे। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की, आप देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है कि ये चार्जलेस पार्टिकल है। चार्जलेस पार्टिकल है तो ये मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसे अफेक्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से उसे डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट था। इसी तरह नेक्स्ट इसका रेस्ट मास निग्लिजिबल था, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये बोल दिया जाता है कि ये रेस्ट मास इसका ज़ीरो है, बट इट हैव सम निग्लिजिबल रेस्ट मास, कि निग्लिजिबल रेस्ट मास होने की वजह से ही जो ये मिसिंग एनर्जी है ये क्या करता है, कैरी कर लेता है। और इसकी इंट्रिंसिक स्पिन क्या है, हाफ है, कि ये भी एक फर्मियोन है, ये वीक इंटरेक्शन करता है मैटर के साथ, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ वेरी स्मॉल और नियरली इक्वल टू ज़ीरो होता है। और ये न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता, कि जब इलेक्ट्रॉन का डिके होता है उस समय क्रिएट होता है ये न्यूक्लियस में। तो ये प्रॉपर्टी थी न्यूट्रिनो पार्टिकल की, जो न्यूक्लियस की में जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उस समय ये इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन होता है, और ये कैसे सभी कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या था, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। इसी के साथ अगर हम टाइप ऑफ बीटा डीके देखें कि कितने टाइप का बीटा डीके है, जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, ये भी एक बीटा डीके है। इसी तरह अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस में हो तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने की बजाय इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का एमिशन होता है, विच इज़ ए पॉजिट्रॉन। तो जब पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है, जो थर्ड इसके साथ जो पार्टिकल एमिट होता है दैट इज़ न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो हमने यहाँ ये एग्जाम्पल भी दिया है कि सोडियम 222 विद एटॉमिक नंबर 11 ये क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन का एमिशन कर रहा है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट गेट रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट, और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन हो रहा है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसे बीटा माइनस डीके भी बोलते हैं, दैट इज़ बीटा माइनस डीके प्रोसेस। और बीटा माइनस डीके प्रोसेस कब होता है, जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सेस में हो, तो वो क्या करते हैं, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। और पॉजिट्रॉन का एमिशन कब होता है, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक्सेस में हो, तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है, और साथ में क्या एमिट हो रहा है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। और इस प्रोसेस को बीटा प्लस डीके भी बोलते हैं, क्लियर। और जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस क्या है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है, दिस अनस्टेबल न्यूक्लियस ये क्या करता है, अपने बाहर ये जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। तो ये जो इस के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इन के शेल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद क्या करता है, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करके न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन बना देता है, जिसके साथ न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस भी उन्हीं में ही होता है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस में हो। तो ये डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस इधर बीटा प्लस का एमिशन करके भी स्टेबल हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करके भी स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है किसका, कि बेरिलियम 74 है, कि जिसने जो एक इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करके लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है और अपने साथ क्या करता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन करता है। तो ये कुछ 3 टाइप के ये क्या हैं, बीटा डीके प्रोसेसेस हैं, जिसके थ्रू न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को का बैलेंस किया जा सके। तो हमने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया और ये देखा कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है किसके केस में, बीटा माइनस के केस में, वो एनर्जी स्पेक्ट्रम इस तरह से कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है, डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं आता। जबकि अल्फ़ा पार्टिकल का जब हमने एनर्जी स्पेक्ट्रम देखा था तो वहाँ पर डिस्क्रीट मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स एमिट होते हैं, बट जो बीटा डीके प्रोसेस है इसमें
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो साइमल्टेनियसली एमिट हो रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो की जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और न्यूट्रिनो जब पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है, तो वो भी कुछ अमाउंट ऑफ क्यू वैल्यू में से कुछ शेयर क्या करते हैं उसके पास भी जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसका स्पेक्ट्रा क्या मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है। इसी के साथ अगर हम एनर्जी स्पेक्ट्रम पॉजिट्रॉन के लिए स्टडी करें तो ये समवट डिफरेंट आता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ही है, ये भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, बट इसका जो स्पेक्ट्रम है पॉजिट्रॉन का, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो जब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पॉजिट्रॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। बट अगर हम यही इलेक्ट्रॉन का केस देखें तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिट्रॉन, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है इसमें थोड़ा वेरिएशन ऑब्जर्व होती है। तो पॉजिट्रॉन के केस में जो हमें एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है वो इस तरह से मिलता है, और इसके केस में भी ये क्या है, एंड पॉइंट एनर्जी है कि जो एक्सपेक्टेड आनी चाहिए थी। अगर न्यूट्रिनो पार्टिकल एनर्जी शेयर नहीं करता तो सारी एनर्जी किसके पास जाएगी, बीटा पार्टिकल के पास जाएगी। और एंड पॉइंट एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करता है किस पे, कि जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट हो रहे हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एंड पॉइंट एनर्जी भी डिफरेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा डिके प्रोसेसेस और एंड न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस. So thank you students.